हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में हम ए.के. तिवारी बुक भाग 2 का चैप्टर 17 कंप्लीट करेंगे। इससे पहले मैंने 1 से लेकर 16 चैप्टर तक करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे राजनीतिक संस्थाओं के बारे में, जिसको इंग्लिश में पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन कहते हैं। ये क्या होता है और कौन से विचारक ने इस पे कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं, आज की वीडियो में हम ये सब जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सामाजिक जीवन में राज्य व राजनीतिक संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। समाज का विकसित रूप राज्य है, जिसका निर्माण मनुष्य ने अपनी सुख सुविधा व सुरक्षा के लिए किया है। राज्य सरकार व कानून को मिलाकर जिन राजनीतिक संस्थाओं का निर्माण होता है, उनमें से राज्य का सबसे प्रमुख स्थान है, जिससे सारा समाज व सामाजिक जीवन प्रभावित होता है। राज्य के महत्व की विवेचना करते हुए फेयरचाइल्ड ने लिखा है कि राज्य समाज का वह अभिकरण पहलू व संस्था है जो कि शक्ति का प्रयोग करने के लिए मान्य एवं पूर्ण है। शक्ति का प्रयोग वह किसी समाज के सदस्यों को नियंत्रित करने अथवा किसी अन्य समाजों के विरुद्ध कर सकता है। राजनीतिक संस्थाएं निम्न प्रकार से समाज व सामाजिक जीवन को प्रभावित करती हैं, जिसे राज्य का समाजशास्त्रीय महत्व भी कहा जा सकता है। राज्य का काम क्या होता है? सामाजिक नियंत्रण की भूमिका, मतलब सामाजिक नियंत्रण करना, सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था करना, व्यक्ति के विकास के अवसर प्रदान करना, सामाजिक प्रगति की व्यवस्था का निर्माण, सामाजिक न्याय की व्यवस्था, मौलिक अधिकारों की व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था का निर्माण और कानून का निर्माण। अब हम जानेंगे राज्य की उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांतों के बारे में। व्यक्ति एवं समाज का विकसित एवं संगठित रूप राज्य है, जिसमें निश्चित भूभाग, सरकार, संप्रभुता इत्यादि की व्यवस्था पाई जाती है। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग विचार व्यक्त किए हैं। गिलक्राइस्ट प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल साइंस में इन्होंने लिखा है कि राजनीतिक चेतना के उदय की परिस्थितियों के विषय में हम इतिहास से बहुत कम अथवा बिल्कुल नहीं जानते हैं। जहाँ इतिहास असफल हो जाता है, वहाँ हम कल्पना का सहारा लेते हैं। अर्थात राज्य की उत्पत्ति कब, कैसे और क्यों हुई, इस संबंध में दार्शनिकों एवं राजनीति शास्त्रियों ने काल्पनिक रूप से विचार व्यक्त किए हैं, जिन्हें राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत के नाम से संबोधित किया जाता है। ये सिद्धांत निम्नलिखित हैं। पहला है दैवीय सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में डिवाइन थ्योरी बोलते हैं। अत्यंत प्राचीन सिद्धांत है। समर्थक हैं इसके जेलिनेक, स्टुअर्ट जेम्स, रॉबर्ट फिल्मर इत्यादि। इस सिद्धांत की प्रमुख मान्यता यह है कि राज एक ईश्वरीय संस्था है। ईश्वर धरती पर अपने प्रतिनिधि के रूप में राजा को प्रजाजनों पर शासन करने के लिए भेजता है। इस सिद्धांत के अनुसार यह माना जाता है कि राजा की इच्छा ही कानून है और राजा जनता के प्रति नहीं बल्कि ईश्वर के प्रति उत्तरदायी होता है। जेम्स प्रथम ने कहा कि राजा लोग पृथ्वी पर परमात्मा की सांस लेती हुई मूर्तियां हैं। नेक्स्ट सिद्धांत है शक्ति सिद्धांत, पावर थ्योरी। इस सिद्धांत के समर्थक यूनानी सोफिस्ट हिटलर, मोसोलिनी आदि थे। प्रकृति से समाज में दो तरह के व्यक्ति होते हैं, एक होते हैं सबल तो दूसरे होते हैं निर्बल। सबल वर्ग निर्बल वर्ग पर शासन करता है और निर्बल वर्ग अपनी सुरक्षा के लिए उसके आधिपत्य को स्वीकार करता है। तीसरा सिद्धांत है पितृसत्तात्मक, मतलब पैट्रियार्कल थ्योरी। इसके समर्थक है सर हेनरीमैन डिक्विट इत्यादि। सर हेनरीमैन का मानना है कि प्रारंभिक समाज में समाज की इकाई व्यक्ति ना होकर परिवार होता था। वंश परंपरा का निर्धारण पिता के आधार पर होता था। पारिवारिक और सामाजिक क्षेत्र में स्त्रियों का कोई अधिकार नहीं थे। संपूर्ण सत्ता परिवार के प्रधान मुखिया में केंद्रित होती थी। इसी आधार पर आगे चलकर राज्य का विकास हुआ। इस प्रकार परिवार में जाति का, जातियों में समाज का, समाज से राज्य का विकास हुआ। एक गृहस्थी होती है जिसमें पितृ प्रधान परिवार पाया जाता है। समान नस्ल के व्यक्तियों की एक जाति होती है,
फिर राष्ट्र का निर्माण होता है। इसी प्रकार फ्रांसीसी विद्वान डिग्विट ने लिखा कि परिवार का प्राकृतिक मुखिया है, वह अपने छोटे से राज का राज्यपाल होता है और परिवार के सदस्यों पर राज करता है। प्राचीन नगर छोटे छोटे परिवारों से बनी एक राजनीतिक इकाई होती है, जिनमें सारी शक्ति एक वृद्ध पिता के हाथों में होती है। नेक्स्ट सिद्धांत है मातृ सत्तात्मक सिद्धांत, मतलब मैट्रियार्कल थ्योरी। इसके समर्थक हैं मैक्लेनॉन, मार्गन, डुफॉल्ट, जैक्स और बेकोफन। इस सिद्धांत की मुख्य मान्यता यह है कि प्रारंभिक समाज की स्थिति मातृ सत्तात्मक थी, जिसमें स्त्रियों की प्रधानता थी। पारिवारिक व्यवस्था तथा वंश परंपरा का निर्धारण स्त्रियों के आधार पर होता था। वर्तमान समय में कुछ जनजातियों में इस प्रकार की मातृ सत्तात्मक व्यवस्था अभी भी पाई जाती है। नेक्स्ट सिद्धांत है सामाजिक संविदा का सिद्धांत, मतलब सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। इसके समर्थक है हॉब्स, लॉक और रूसो। इस सिद्धांत की प्रमुख मान्यता है कि राज्य की उत्पत्ति मनुष्य के पारस्परिक समझौते के कारण हुई। हॉब्स, इनका जन्म हुआ था 1588 में और मृत्यु हुई थी 1679 में। ब्रिटिश दार्शनिक जिसने अपनी पुस्तक लेविथन में इस सिद्धांत का उल्लेख किया। आपका विचार है मानव स्वभाव से स्वार्थी है, झगड़ालू एवं अहंकार प्रिय होता है, जिसके कारण परिवार की आरंभिक अवस्था में अराजकता थी। प्राकृतिक अवस्था से मनुष्य जब अत्यधिक परेशान हो गया तो उससे बचने के लिए आपस में सामाजिक संविदा कर व्यवस्थित समाज तथा राज का निर्माण किया। जॉन लॉक ने कहा कि ब्रिटिश दार्शनिक ने अपने सिद्धांतों का उल्लेख अपनी पुस्तक द टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट में किया। जॉन लॉक का कहना है कि मनुष्य स्वभाव से एक सामाजिक प्राणी है तथा उसमें प्रेम, सहानुभूति, सहयोग, दया इत्यादि की प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। लॉक के अनुसार समाज की प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य इनका उपभोग करता था, किंतु यह स्थिति पूर्ण रूप से उसके सामाजिक जीवन के अनुकूल नहीं थी, कारण कि प्राकृतिक नियम पूरी तरह से स्पष्ट नहीं थे। इसलिए मनुष्य ने अपनी असुविधाओं को दूर करने के लिए परस्पर संविदा कर राज्य का निर्माण किया। रूसो ने कहा कि फ्रांसीसी विचारक जिसने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में अपने संविदा संबंधी विचारों का उल्लेख किया। रूसो का मानना है कि प्रारंभिक समाज में मनुष्य के कार्य बुद्धि से संचालित न होकर संवेगों से संचालित होते थे। इन संवेगों में आत्मरक्षा तथा दया का संवेग प्रमुख था। रूसो कहता है कि समाज की प्रारंभिक अवस्था आदर्श बर्बर नोबेल सेवेज की थी। मनुष्य बर्बरता का जीवन तो व्यतीत करता ही था, किंतु वह स्थिति श्रेष्ठ व आदर्श थी। मानव समाज का जैसे जैसे विकास हो गया वैसे वैसे उसमें बुराइयां आने लगी, जिनसे छुटकारा पाने के लिए मनुष्य ने समान इच्छा, मतलब जनरल विल के आधार पर राज का निर्माण किया। इसलिए रूसो ने लिखा है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, किंतु फिर भी प्रत्येक जगह वह बंधन में है। रूसो कहता है कि अपने पराये की भावना का विकास सभ्यता के विकास के साथ ही हुआ है। स्वयं रूसो ने लिखा है वह पहला व्यक्ति समाज का वास्तविक जन्मदाता था, जिसने एक भूभाग को एक बाड़े में घेर कर यह कहा कि यह भूमि मेरी है, और जिसे उसके कथन के प्रति विश्वास करने वाला व्यक्ति मिल गया। नेक्स्ट सिद्धांत है विकासवादी, मतलब एवोल्यूशनरी थ्योरी। ये एक ऐतिहासिक सिद्धांत है। इस सिद्धांत की मूल मान्यता है कि राज्य का निर्माण नहीं किया गया है, अपितु इसका क्रमिक विकास हुआ है तथा विकास की प्रक्रिया में राज्य ज्यादा सशक्त, संगठित तथा लोकप्रिय होता गया। बर्गेस ने स्वीकार किया है कि राज्य निरंतर विकास ही प्रक्रिया का परिणाम है। जिस प्रकार से मनुष्य का शरीर निरंतर विकसित होता है, ठीक उसी प्रकार राज्य जैसी संस्था का भी क्रमिक विकास हुआ है। समनर व केलर ने अपनी पुस्तक द साइंस ऑफ सोसाइटी में लिखा है कि यह कहना है कि राज किस समय सबसे पहले दिखाई दिया उसी प्रकार असंभव है, जिस प्रकार यह कहना कि कब नैतिक नियम कानून बने, बच्चा कब युवक हुआ और युवक कब प्रौढ़ बना। बेजहार्ट राज्य का विकास 3 युगों, प्रथाओं का युग, संघर्ष का युग और विचार विमर्श के युग से मानते हैं।
स्पेंसर राज का विकास तीन स्थितियों जनजाति, सैनिक एवं औद्योगिक स्थिति से मानते हैं। नेक्स्ट सिद्धांत है सामाजिक सावयव का सिद्धांत, सोशल ऑर्गेनिज्म थ्योरी। ये दिए स्पेंसर ने। आपने समाज व राज्य की तुलना मनुष्य के शरीर से किया। स्पेंसर का कहना है कि जिस प्रकार मनुष्य के शरीर के विभिन्न अंग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक उसी प्रकार व्यक्ति और समाज व राज्य के बीच विभिन्न संबंध है, अविच्छिन्न संबंध है, मतलब बिना टूटने वाला, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। गार्नर, राज ना तो ईश्वर की सृष्टि है, ना वह उच्च कोटि के शारीरिक बल का परिणाम है, ना किसी प्रस्ताव या संविदा की कृति है, ना परिवार का ही विस्तृत रूप है, यह तो क्रमिक विकास से उदित एक ऐतिहासिक संस्था है। मैकाइवर एवं पेज ने कहा कि रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और बाद में समाज राज्य को जन्म देता है। सरकार, गवर्नमेंट किसे कहते हैं? सरकार राज्य का यंत्र और उसका प्रतीक है। यह एक ऐसी संस्था है जो राज्य की ओर कानून बनाने, उन्हें लागू करने और उनका पालन न करने वालों को उचित दंड देने की व्यवस्था करती है। ऑगबर्न एवं निमकॉफ, इनकी पुस्तक है हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी। सरकार से तात्पर्य एक ऐसे संगठन से है जो पूरे समूह के लिए व्यवस्था बनाए रखे। किंग्सले डेविस ने कहा, इनकी पुस्तक है ह्यूमन सोसाइटी, सरकार के एक समूह के नाम पर कार्य करती है, अपनी एकाधिक शक्तियों का प्रयोग करती है, किसी एक निश्चित भूभाग पर शासन करती है तथा उसमें प्रभुता संपन्नता का गुण होता है। ब्रेडस्ट्रीट ने अपनी पुस्तक द सोशल ऑर्डर में कहा कि एक सरकार व समिति है जिसके माध्यम से राजनीतिक रूप से संगठित समाज कार्य करता है। ध्यातव्य है कि राज्य एक समिति है, समुदाय है, जबकि सरकार एक संस्था है जिसके द्वारा राज्य के कार्यों का संचालन होता है। राज्य एक साध है जबकि सरकार एक साधन है। सरकार के स्वरूप, सरकार के मुख्यतः चार स्वरूप माने जाते हैं। पहला है अधिनायक तंत्र, मतलब डिक्टेटरशिप। यह एक ऐसी व्यवस्था है जहां एक व्यक्ति के हाथों में समस्त शक्ति निहित होती है। इसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं। इसमें एक व्यक्ति के हाथों में प्रशासन की सभी इकाइयां का नियंत्रण होता है। दूसरा है अधिनायक, धर्म, कानून, न्यायपालिका सबसे ऊपर होती है। इस व्यवस्था में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं होती है, मतलब आप अपनी बातें नहीं रख सकते हैं। जनता के पास अत्यंत सीमित अधिकार होता है। अधिनायक के सहयोगियों के बीच अंतःक्रिया या संवाद को हतोत्साहित किया जाता है। एक दलीय व्यवस्था होती है, इस पर स्वयं अधिनायक का नियंत्रण होता है। स्वतंत्र प्रेस व मीडिया का अभाव होता है। अधिनायक जनता या समाज के प्रति उत्तरदायी नहीं होता या निरंकुश शासक होता है। फाशीवादी मुसोलिनी, नाजीवादी हिटलर अधिनायकवादी सत्ता के ही उदाहरण हैं। कुलीनतंत्र, एरिस्टोक्रेसी, अरस्तु के अनुसार गुणवान, संपन्न और कुलीन लोगों के द्वारा उत्तम कोटि के शासन को कुलीन तंत्र कहा जाता है। इसमें अल्पतंत्र का शासन भी कहा जाता है, इसे अल्पतंत्र का शासन भी कहा जाता है। साम्यवादी चीन, पूर्व सोवियत संघ मतलब रूस में विद्यमान शासन व्यवस्था को कुलीन तंत्र कहा जाता है। मोनार्की, राजतंत्र, राजतंत्र राज्य की परंपरागत शक्ति से संबंधित होता है। इसमें राज्य की सत्ता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती है। राज्य भी दो भागों में विभाजित होता है। पहला है वास्तविक राजतंत्र, मतलब एक्चुअल मोनार्की। इसमें एक ही परिवार का शासन चला आ रहा है। मोरक्को, सऊदी अरब तथा जॉर्डन में इसी प्रकार का राजतंत्र है। दूसरा है संवैधानिक राजतंत्र, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। इसमें राजा की शक्ति को संविधान द्वारा सीमित कर दिया गया, जैसे ब्रिटेन। तीसरा है लोकतंत्र, मतलब डेमोक्रेसी। इसे जनता का शासन कहा जाता है। इसे बहुमत का शासन भी कहा जाता है, जिसमें जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन व्यवस्था चलाती है। समकालीन समाज में लोकतांत्रिक व्यवस्था के दो स्वरूप प्रचलित हैं। एक है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अर्थात सभी निर्णयों में जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है। स्विट्जरलैंड में इसी प्रकार का लोकतंत्र है। दूसरा है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, जिसमें जनता के चुने हुए प्रतिनिधि शासन व्यवस्था को चलाते हैं। यह व्यवस्था भी दो भागों में विभाजित है। एक है संसदात्मक शासन व्यवस्था। इस शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री मुख्य होता है, उसे शासन अध्यक्ष कहते हैं। भारत और इंग्लैंड में इसी तरह की व्यवस्था है। दूसरा है अध्यादेशात्मक शासन व्यवस्था। इसमें प्रत्यक्ष रूप से
राष्ट्रपति का चुनाव होता है, इसे राष्ट्र अध्यक्ष कहते हैं। इसमें राष्ट्रपति प्रमुख होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में यही शासन व्यवस्था है। 1911 में रॉबर्ट माइकल्स द्वारा पॉलिटिकल पार्टीज नामक पुस्तक की रचना की गई, जिसमें अल्पतंत्र का लॉ नियम मतलब आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। इसके अलावा अन्य स्वरूप भी प्रचलित हैं, जैसे वृद्धतंत्र। वृद्धतंत्र मतलब जेरेंटोक्रेसी, समाज के वृद्ध व्यक्तियों द्वारा शासन किए जाने की प्रणाली वृद्धतंत्र कहलाती है। ऐसा माना जाता है कि शासन का विकास वृद्धतंत्र से ही हुआ। वृद्धतंत्र शासक के उद्विकासीय क्रम का प्रारंभिक चरण रहा होगा, जब समाज के वयोवृद्ध व्यक्तियों के हाथ में समाज की बागडोर थी। अल्पतंत्र मतलब ओलिगार्की, सरकार का एक स्वरूप जिसमें कुछ व्यक्तियों द्वारा शासन किया जाता है, अल्पतंत्र के नाम से जाना जाता है। पितृतंत्र पेट्रियार्की, ध्यातव्य है कि हम किसी तंत्र या स्वरूप के सदस्य नहीं हो सकते, इसलिए यह पूर्णतः संस्था का रूप है। हित समूह और दबाव समूह, इंटरेस्ट ग्रुप और प्रेशर ग्रुप क्या होता है? लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में सभी के हितों का ध्यान रखने का प्रयास किया जाता है। चूंकि समाज के सभी समूहों के हित एक जैसे नहीं होते, अतः एक समान हितों के आधार पर निर्मित संगठन का हित समूह कहते हैं। यह समूह अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से जनता अपने हितों के लिए सरकार की नीति को प्रभावित करने की कोशिश करता है, तो यही हित समूह दबाव समूह कहलाता है। मैकलिन दबाव समूह को अमूर्त सरकार कहते हैं। कुछ प्रमुख राजनीतिक विचारधाराएं। राजनीतिक समाजशास्त्र के क्षेत्र में कुछ विचारधाराएं देखने को मिलती है, जैसे उदारवाद मतलब लिबरलिज्म। एडम स्मिथ, जॉन लॉक, बेल्थम स्पेंसर, जे.एस. मिल, हॉबहॉस, लॉस्की, मैकाइवर आदि विद्वान इससे जुड़े हैं। उदारवाद कोई निश्चित व रूढ़ विचारधारा नहीं है, बल्कि एक बौद्धिक आंदोलन है जो बदलती परिस्थितियों में नई चुनौतियों का सामना करने के लिए नए नए विचारों को अपनाता चला जाता है। यह विचारधारा पूंजीवाद का समर्थन करती है। आदर्शवाद आइडियलिज्म, प्लेटो, कांट, हेगल, मुसोलिनी, हिटलर आदि आदर्शवादी विचारक हैं। यह विचारधारा मूलतः अध्यात्मक और तत्वमीमांसा से जुड़ा हुआ है। इसकी यह मान्यता है कि समाज में जितनी भी वस्तुएं हैं उनका भौतिक अस्तित्व नहीं है, बल्कि मानसिक व विचार का तत्व महत्वपूर्ण है, अतः इसे चेतना कहा जाता है। आदर्शवाद उदारवाद के इस विचार से सहमत नहीं है कि मनुष्य मात्र स्वार्थी प्राणी है, राज उसके स्वार्थी की अभिव्यक्ति है, बल्कि मनुष्य एक नैतिक प्राणी है और राज नैतिकता का उच्चतम स्वरूप है। हीगल राज को विश्वजीत परार्थवाद कहते हैं। मार्क्सवाद, मार्क्सवाद का जन्म 19वीं शताब्दी में उदारवाद की प्रक्रिया स्वरूप अस्तित्व में आया। विचारधारा के इतिहास को परस्पर विरोधी शक्तियों एवं वर्गों के प्रक्रिया के रूप में देखने का प्रयत्न करता है। कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंजल्स, लेनिन, मोत्सतुम, अल्थुजर, एडर्नो, हॉजीमर, एरिक फॉर्म, हेबरमास, मार्क्यूस आदि विद्वान इस विचारधारा से संबंधित हैं। अराजकतावाद मतलब एनार्किज्म। प्रौधो इनका कथन है कि संपत्ति एक चोरी है, ईश्वर एक बुराई है। टॉलस्टॉय, बाकुनिन, महात्मा गांधी इत्यादि इस विचारधारा से प्रभावित हैं। यह विचारधारा इस मान्यता पर आधारित है कि राज्य ही मानव की सारी बुराइयों की जड़ है, अतः मानव समाज की बुराइयों को समाप्त करने के लिए राज का समाप्त होना आवश्यक है। यह सिद्धांत मुक्तः राज विरोधी है। दूसरा है पॉलिटिकल कल्चर, राजनीतिक संस्कृति। यह अवधारणा सर्वप्रथम आल्बर्ट द्वारा दी गई, जिन्होंने 1956 में एक लेख का शीर्षक था जिनका जर्नल ऑफ पॉलिटिक्स। राजनीतिक संस्कृति से तात्पर्य किसी समाज की संस्कृति के उन तत्वों से है जो राजनीति को प्रभावित करते हैं। इसमें ऐसे मूल व मान्यताएं सम्मिलित हैं जो शासन प्रणाली को वैध अवैध ठहराते हैं, जैसे भारत में जाति व्यवस्था। राजनीतिक समाजीकरण, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हाइमन द्वारा किया गया। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन इनकी पुस्तक है। इसमें राजनीतिक समाजीकरण से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा व्यक्ति को राज व्यवस्था में शामिल किया जाता है। इसे व्यक्ति को सीखने व नई पीढ़ी को हस्तांतरित
करने के रूप में भी जाना जाता है। राजनीतिक समाजीकरण के द्वारा ही राजनीतिक परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है। इस प्रक्रिया में परिवार, शिक्षा व्यवस्था, मास मीडिया, कार्यस्थल, राजनीतिक दल, दबाव समूह, स्वयंसेवी संगठन, सरकारी तंत्र आदि राजनीतिक समाजीकरण का कार्य करते हैं। अब हम जानेंगे प्रमुख लेखक और उनकी प्रमुख अवधारणाओं के बारे में। एस.एम. लिमसेट, इनकी प्रमुख अवधारणा है राजनीतिक व्यक्ति मतलब पॉलिटिकल मैन। बोटोमोर की राजनीतिक समाजशास्त्र पॉलिटिकल सोशियोलॉजी। डेविड ईस्टन की राजनीतिक व्यवस्था पॉलिटिकल सिस्टम। माइनर विनर की है अवधारणा भारतीय राजनीतिक व्यवस्था इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। आमंड की है राजनीतिक संस्कृति पॉलिटिकल कल्चर। हाइमन की है राजनीतिक समाजीकरण पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। पार्सन एवं हंटर की है सामुदायिक शक्ति संरचना कम्युनिटी पावर स्ट्रक्चर। अर्नॉल्ड एम रोजा की है शक्ति संरचना पावर स्ट्रक्चर। और स्पीरो की है राजनीतिक शैली मतलब पॉलिटिकल स्टाइल। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी और अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।